गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। एक और फेमस गाना मालिनी अवस्थी का याद आता है, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। चलिए बात करते हैं अब रेलवे की। तो अंग्रेजों का भारत को दिया गया एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रेलवे है। रेलवे का इंट्रोडक्शन जो है भारत में अंग्रेजों ने किया था और ईयर था 1850। और पहली रेल जो भारत में चली थी वो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। मुंबई ठाणे के बीच में मैंने बता दिया आपको 34 किलोमीटर का ये पूरा एरिया था। और अब हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का ये आखिरी पार्ट है, उसमें अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन उसके पीछे उनका जो मोटिव था वो अपना फायदा था, ऐसा लोग कहते हैं। तो पहला इसमें जो पॉइंट है वो है रोड। यस, ये बात बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने भारत में रोड बनाए, लेकिन उन्होंने ऑल वेदर रोड नहीं बनाए। बारिश होती थी, रोड खराब हो जाते थे, रोड टूट जाते थे, और जो गांव देहात का एरिया था वो कट जाता था देश के बाकी हिस्सों से। तो ये उनकी क्रिटिसिज्म है। और हाँ, इसमें जो पीछे जो मोटिव था वो ये था कि अंग्रेजों ने अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, आर्मी को इकट्ठा करने के लिए रोड बनवाए थे। और अपने मतलब वो चाहते थे भारत से, मतलब वो करते थे रॉ मटेरियल वो भारत से लेके जाते थे, तो उसके लिए उन्होंने रोड बनवाए, यानी कि अपने फायदे के लिए उन्होंने रोड बनवाए। दूसरा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत में उन्होंने डेवलप किया वो था रेलवे। इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। मोटिव उनका जो था वो ये था कि वो भारत के कोने कोने में अपना फिनिश गुड्स बेचना चाहते थे, ये उनका मोटिव था। एक मोटिव और उनका था कि भाई वो जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या यू कह सकते हैं आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अपने मतलब रॉ मटेरियल को सी पोर्ट तक लाने के लिए, रॉ मटेरियल को सी पोर्ट तक लाने के लिए वो रेलवे का इस्तेमाल करते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन, यस, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, पूरी भारत की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो रेलवे का इस्तेमाल करते थे। तीसरा जो पॉइंट है वो कम्युनिकेशन। हाँ भाई, कम्युनिकेशन में उन्होंने काम किया। उन्होंने भारत में डाकतार विभाग बनाया, मतलब एक डाकखाना, मतलब पोस्ट ऑफिस उन्होंने बनाया। और टेलीग्राफ, टेलीग्राम एक चलता है, तार जिसे बोलते हैं, वो उन्होंने भारत में लेके आए, वो बिल्कुल सही बात है। तो कम्युनिकेशन का एक जरिया उन्होंने भारत को दिया। यस, ऑफ कोर्स, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके पीछे उनकी जो मंशा थी वो थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। यस, यहां ये लॉ एंड ऑर्डर वाला पॉइंट है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी मंशा थी। मतलब ये कि वो सूचनाओं का आदान प्रदान जल्दी से हो सके, और जो वहां के ऑफिसर्स हैं उनको ये जानकारी मिल सके कि कहां पे उपद्रव हो रहा है, कहां पे जो है भारतीय लोग जो है वो आजादी के लिए जो है वो जो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो टेलीग्राफ लेके आए, डाकखान, मतलब जो है कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम लेके आए, डाकखाना, पोस्ट ऑफिस वगैरह लेके आए। अच्छा, टेलीग्राम एक ही है, और ये अब भारत से इसकी जो सर्विसेज है वो रोक दी गई हैं। सन 2013 में जो है वो सर्विसेज टेलीग्राफ की भारत में रोक दी गई थी। अच्छा, ये टेलीग्राम ये वो ऐप है, वो वाला ऐप नहीं है। पहले के जमाने में एक बहुत तेजी से चलने वाला एक व्यवस्था थी जिसके अंदर जो है बहुत तेजी से सूचनाएं आदान प्रदान होती थी। ये वो टेलीग्राफ और टेलीग्राम की हम बात कर रहे हैं। चलिए भाई, और अब हम बात करें इसके अंदर, हम एक पॉइंट है पोर्ट। उन्होंने यस, सी पोर्ट उन्होंने बनाए, बहुत बढ़िया। उन्होंने भारत के कोने कोने में, मतलब जो भारत का जो कोस्टल एरिया है वहां पे उन्होंने पोर्ट बनाए, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पर उन्होंने पोर्ट बनाए। लेकिन इस पे क्रिटिसिज्म ये आती है कि उन्होंने काफी ज्यादा पैसे खर्च किए। उड़ीसा का जो कोस्ट था वो अनइकोनॉमिकल साबित हुआ और बाद में उसको बंद भी करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, अपने फायदे के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और यहां पे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो जेआरडी टाटा, उन्होंने इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की थी, और वो 1934 में उन्होंने की थी। तो ये पूरा सिस्टम मैंने समझाया आपको, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी थी। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितने लोग, मतलब भारत के कितने लोग जो है वो एंगेज हैं अलग अलग सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसका जो वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इन 3 सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमॉन्ग दीज 3 सेक्टर्स इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर।
तो सबसे पहले हम 3 सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। आप सब लोग जानते हैं रॉ मटेरियल को बनाना इसके अंदर, और कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को जब जमीन से निकालना, सब सॉइल से एक्सकवेट करना, ये इसके अंदर आता है। प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। आपने इससे पहले वाली क्लासेस में बचपन में पढ़ा होगा। इसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, इसके अंदर माइनिंग आती है, इसके अंदर जो है एनिमल हस्बेंड्री आती है, और इसके अंदर और भी अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज इसके अंदर आती है। दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं, और लेदर से हम, लेदर जो है रॉ मटेरियल, उससे हम जूते बनाते हैं। तो कन्वर्जन की एक्टिविटी होती है, फैक्ट्रीज लगती हैं इसके अंदर। ये सेकेंडरी सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग इसको बोलते हैं। और तीसरा जो सेक्टर होता है वो होता है टर्शरी सेक्टर। इसके अंदर सारी सेवाएं यानी कि सर्विसेज आती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है ना, टीचर की सर्विसेज, जो सर्विसेज होती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। चलिए, ये 3 सेक्टर हमने कर लिए हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उस जमाने में यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, उसमें 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहला है कि भाई जो प्राइमरी सेक्टर है वो प्रिंसिपल सोर्स यानी कि एग्रीकल्चर में, यहां पे हम एग्रीकल्चर कहना चाहेंगे, एग्रीकल्चर जो था वो प्राइमरी यानी कि प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। भारत के ज्यादातर लोग यानी कि 75% के आसपास लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से अपनी लाइवलीहुड कमाते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। और वहीं अगर हम थोड़े और देशों की बात करें, कुछ डेवलप्ड देशों की बात करें, तो इंग्लैंड और अमेरिका में 2% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, जापान में 12% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, जर्मनी में 4% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। तो इनका परसेंटेज बहुत कम है। हमारी जो पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो कह रहा है कि इंडस्ट्री एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब इंडस्ट्री में भी लोग लगे हुए थे लेकिन बहुत कम लोग। इंडिया में नियरली अबाउट 10% लोग एग्रीकल्चर, सॉरी, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगे हुए थे। और अगर विकसित देशों की बात करें तो आप देख सकते हैं 30% से ज्यादा, कहीं पे 32 है, कहीं पे 39 है, कहीं पे 42 है। विकसित देशों में ज्यादा लोग, ज्यादा जो उनकी जो वर्कफोर्स है वो इंडस्ट्री सेक्टर में लगा हुआ है। और इसमें तीसरा पॉइंट है रीजनल वेरिएशन, यानी कि जो भारत में हम बात करें तो इतना बड़ा देश है, तो यहाँ पे अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की डिपेंडेंस थी। जैसे साउथ इंडिया में जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इस तरफ ले लीजिए, और वेस्ट बंगाल ले लीजिए, इन इलाकों की जो डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर पे वो कम थी, डिक्लाइन होती गई, कम थी। यहाँ के लोग मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में ज्यादा आते गए। जबकि उसी समय पे उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, ये जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, उड़ीसा एक इस तरफ का हो गया, बाकी नॉर्थ इंडिया का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा उस वक्त बना नहीं था, तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट था। तो ये रीजनल वेरिएशंस हो गई है। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट हमने कर लिए, तो ये पूरा आपका ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया है। अब जो हम करने वाले हैं वो है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, कि भैया हमें बताना तो पड़ेगा कि भैया सब कुछ बर्बादी करके गए इंडिया में, या कुछ उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है। तो देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यस, उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भारत में रहा है। तो इस सेगमेंट में हम थोड़ी उनकी तारीफ करेंगे। तो भाई तारीफ बनती है, जो उन्होंने अच्छे काम किए उनकी तारीफ तो बनती है। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में आता है वो है कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। मतलब आप ये देखिए कि जो फार्मर्स थे उनको उन्होंने कमर्शियली एग्रीकल्चर करना सिखाया। पहले फार्मर क्या करते थे, सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, उतना ही उगाते थे जितना वो खा सके। लेकिन अंग्रेजों ने सिखाया कि आप जो है इसको कमर्शियल पर्पस के लिए खेतीबाड़ी का इस्तेमाल कीजिए, एग्रीकल्चर को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कीजिए। इससे किसानों की सोच बदली, उनके अंदर एक मोटिवेशन आई कि हाँ, हम बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं एग्रीकल्चर से अगर हम कमर्शियली उसको वायबल बनाए तो। एक ये पॉइंट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरा इनको कॉन्ट्रीब्यूशन, चेक ऑन फेमाइन। फेमाइन मतलब अकाल। तो भाई अकाल पे काबू पाने में उनका योगदान बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा था, क्योंकि भाई उन्होंने रोड वगैरह डेवलप किए थे, रेलवे वगैरह डेवलप किए थे। तो जिस इलाके में फेमाइन आता था वहां पे जो कनेक्टिविटी थी रोड की, रेलवे की, उसके थ्रू वहां पे जरूरी सामान पहुंच जाता था और फेमाइन पे कंट्रोल हम पा सकते थे। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है। तीसरा उनका कंट्रीब्यूशन भाई बनता है
मॉनिटरी सिस्टम वो भारत में लेके आए। इससे पहले भारत में आप जानते हैं कि बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन चलता था। वो लोग मॉनिटरी सिस्टम लेके आए। उन्होंने सिखाया भारत को कि भैया कैसे आप जो है अपनी इकोनॉमी को और डेवलप कर सकते हो, मनी, इन्वेंशन ऑफ मनी करके। तो आरबीआई की स्थापना भी उन्होंने की थी 1934 में। तो यस, मॉनिटरी सिस्टम वो लेके आए। इसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाई बहुत अच्छे उन्होंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में डेवलप किए, रोड, रेलवे वगैरह, पोर्ट वगैरह, सी पोर्ट वगैरह उन्होंने बनाए। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है। एक और कंट्रीब्यूशन जो इनका है पांचवा, वो भाई ये कि इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब भारत में भारत की कानून व्यवस्था, भारत चलेगा कैसे, ये वो लेके आए। उन्होंने पूरा एक सेटअप बना के दिया। आप देखिए भारत में तो भाई क्या था कि पहले तो राजा महाराजा होते थे, तो राजा के मुंह से जो निकला वो एक कानून बन जाता था। उन्होंने ये सिखाया कि भाई कानून बनाने के लिए आप संसद बनाइए, संसद के अंदर बिल पास होंगे, ये होगा पूरा सिस्टम, कोर्ट कचहरी का सिस्टम कि भैया कोर्ट होंगे, लोअर कोर्ट होंगे, फिर हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ये पूरा सिस्टम। और आईएएस आईपीएस कैसे होंगे जो देश को चलाएंगे, उनके लिए आप परीक्षाएं आयोजित करेंगे, यूपीएससी वगैरह। तो ये पूरा जो सिस्टम था देश को चलाने का, वो भारत ने अंग्रेजों से सीखा। तो ये उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। चलिए भाई, तो अब इसमें हम दो तीन बातें और कर लेते हैं कि भाई उस वक्त के जो कुछ फेमस नोटेबल जो उस वक्त के इकोनॉमिस्ट थे, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई थी, वो थी कि दादा भाई विल फाइंड राव एंड देसाई इन रजाई। मैं एक बार और बोलता हूं, दादा भाई विल फाइंड राव एंड देसाई इन रजाई। इस एक लाइन से हम कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम निकालते हैं। तो पहले दादा भाई नौरोजी, सबसे सीनियर, सबसे ज्यादा सम्मानित ये व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी, ये इकोनॉमिस्ट थे उस वक्त के। फिर है दादा भाई विल से बनता है विलियम डिगबाई, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। फाइंड से बनेगा फिंडले श्रीरास। उसके बाद विल फाइंड राव से बनेगा VKRV राव, और देसाई RC देसाई। ये 5 बड़े इकोनॉमिस्ट उस वक्त के भारत में मौजूद थे। और इसमें से भी जो राव साहब हैं उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए उन्होंने मेथड दिया था। तो जो राव साहब हैं उनका नाम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई। इसके अलावा कई बार वो पूछ लेता है कि भाई ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की जो ओवरऑल जो फीचर्स उसको बताइए। तो भाई वो मैंने यहां लिख दिए, आप देख लीजिए, वो ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कुछ एक्सप्लेन करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो भाई यहाँ पे ये जो चैप्टर था हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम कोई और नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो भाई बस क्या कहना है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नए हैं तो। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑफकोर्स ओपन है ही। और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।